Dear friends, you are watching GATE Toppers Talk. GATE 2019 results are declared, and with me is Mr. Prakhar Singh. Prakhar has secured All India Rank 1 in GATE 2019 in Civil Engineering branch. I am B. Singh, Chairman and Managing Director, MEDIG Group. And Prakhar, first of all, welcome in the MEDIG studio. Thank you, sir. Prakhar belongs to Bhopal. इनका जो native place है, that is Bhopal. He did BTech from IIT Mumbai in 2016. Thereafter, he joined job in Sapurji Palonji Engineering and Construction Division. After working for the around 7 to 8 months, then he decided to prepare for the competitive exams of IES and GATE. इनका main aim तो IES की तरफ है and GATE has been a destination midway. पहले इन्होंने दिल्ली में प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन इनको जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है या दिल्ली के जो आबो हवा है वो इनको सूट नहीं की और इन्होंने फिर रुक किया वापस भोपाल का. फिर भोपाल जा करके इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. भोपाल में MEDIG में फिर इनरोल्ड हुए और इनकी जो जर्नी रही वो बड़ी ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब हम इनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि जो इनको प्रिपरेशन में जो इनको हेल्प हुई. और एक और बात मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जो मोटिवेशन लेवल रहा है या जो मोटिवेशन मिला है उसमें इनकी फैमिली का बड़ा सपोर्ट है, इनके दोस्तों का बड़ा रोल है. सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो एंड आल्सो कि इनकी जो प्रिपरेशन रही, प्रिपरेशन में इनके सोर्सेस ऑफ स्टडी, प्लानिंग, सेल्फ स्टडी और कोचिंग का रोल और MEDIG का जो जितना भी है ये सारा डिटेल में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले प्रखर, मेरा सवाल ये है कि पहली बार आपने IES या गेट की तैयारी करने का आइडिया कब कंसीव किया? कॉलेज के दौरान ही या कॉलेज के पास होने के बाद? सर, कॉलेज में जब मैं फाइनल ईयर में था तब मेरे बहुत सारे दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि चेक आउट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज. लेकिन उस टाइम पे सर 2016 की बात है, जब फॉर्मेट बदला नहीं था पेपर का, उस वक्त मुझे फिजिबल नहीं लग रहा था क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम कम है एंड सारे पेपर्स एक साथ हो रहे हैं, मार्क्स का प्रॉब्लम होगा, प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे एक साथ. तो उस वक्त मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था. लेकिन जब मैंने जॉब में था तब मेरा एक दोस्त था प्रथमेश चिंतनकर, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है, नहीं यार तू कर सकता है करके. एंड जब फॉर्मेट चेंज हुआ तब एक्चुअली मुझे लगा कि यार ये तो इंजीनियरेबल है, कि आप कर सकते हो इसको. अच्छी प्लानिंग, अच्छे गाइडेंस के हिसाब से आप वैसे तो लोग कहते हैं कि IITians वैसे भी टैलेंटेड होते हैं और नॉर्मली हम लोगों ने देखा भी है कि ज़्यादातर अच्छी रैंक जो लेके आते हैं वो अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं कॉलेज का बैकग्राउंड भी मैटर करता है. सर, आई बिलीव कॉलेज का बैकग्राउंड इस वजह से मैटर करता है कि थिंकिंग क्या है पर्टिकुलर स्टूडेंट की. और अगर अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट अच्छा गोल टारगेट करते हैं, बड़े लेवल का सोचते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. जब तक आप बड़ा टारगेट नहीं अचीव करोगे तब तक आप उसके मिड लेवल तक भी पहुंच नहीं सकते हो. नहीं पहुंच सकते जी. राइट. तो जब कभी आपकी प्रिपरेशन के दौरान पेपर खराब हो जाता था तो आप क्या करते थे? या कभी प्रिपरेशन में जैसे आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया, जैसे आपने बताया कि पहले मैं दिल्ली आया लेकिन मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर आप चले गए भोपाल, फिर भोपाल में रह करके फिर आपने अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट की, फिर वहाँ पर कंटिन्यू की, तो कैसे आपको क्या प्रॉब्लम आई? सर, बेसिकली मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉजिटिविटी रखना अपने आसपास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं. कभी मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं. तो मेरा ये बिलीव है कि कोई अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है एनवायरनमेंट में तो वहाँ से हट जाइए. मैं भी यही करता था. जिस दिन मेरा पेपर खराब हुआ है मैं उस सिचुएशन से हट जाता था. 5-6 घंटे का ब्रेक ले लो, कुछ टीवी देख लो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, अपना माइंड क्लियर करो और फिर वापस आओ, एनालाइज करो गलती क्या हुई, राइट, एंड फिर उसको अपने जहन में डाल लो कि ये अब अगली बार नहीं करना है. तो मेरा तो ये फंडा है कि जब भी कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस वक्त उससे, और फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर रीस्टार्ट करो, काइंड ऑफ रीबूट कर लो अपने आप को. रीबूट कर लो जी. तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ये समझना है कि अगर कोई आपकी पढ़ाई का लेवल गिर रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो वो उसका रीजन क्या है, और रीजन समझ में आ गया तो उसको चेंज कर लो. जी सर. राइट. प्रखर, सिविल इंजीनियरिंग हैज वेरी वाइड सिलेबस, मतलब वन ऑफ द वाइडेस्ट कह लीजिए, क्योंकि सारी ब्रांचेस का हम लोग जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं तो टीचिंग आवर सबसे ज़्यादा, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि सिविल का सिलेबस कितना वाइड है, क्लासेस में ये चीज़ ना रिफ्लेक्ट होती है. तो इतने वाइड सिलेबस में आपने पूरा सिलेबस किया या कुछ सेलेक्टिव होकर के पढ़ाई की? सर, शुरुआत में तो प्लानिंग ये थी कि सब कुछ करना है. एक साल देख लिया कि क्या करना है, तो अब तो सब कुछ पढ़ना है. लेकिन जब एक्चुअली तैयारी के अंदर घुसे तब पता चला यार सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है. तो वही मैंने किया कि गेट की पहले किताब उठाई,
मतलब एग्जाम यस सर, सॉल्व पेपर्स उठाए, उसको करना चालू किया। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछना चाहते हैं हमसे। उस हिसाब से फिर मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। सबसे पहले वो किताब सॉल्व की, क्योंकि पढ़ तो हम सब चुके ही हैं, 1 साल किया है तो पढ़ा है, गलतियां हुई उसको नोट किया, और जो क्वेश्चंस के टाइप आ रहे हैं उसको नोट किया। और इस साल का जो मैंने एक्चुअली खुद से रियलाइज किया है कि पुराने क्वेश्चंस को ही तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाया है, लेकिन फंडामेंटल्स वही रखे हैं। तो आप, इस वजह से यस सर, आपका ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर ले तो आने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके नए क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि यही सवाल, एक ही फॉर्मूला है, उसको हजारों तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग बना लोगे कि हाँ आएगा तो यही, मुझे सिर्फ इतना करना है। तो एक सर एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि सिर्फ ये करना है, पूछें कैसे भी, मैं उस पेपर में ढूंढ लूंगा कि हाँ यही करना है तो यही करना है, यही करना है जी, यही करना है। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए, और आपको एग्जाम की समझ होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं तो पहले वो सिलेबस या एग्जाम को नहीं देखते, वो सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो आपने बोला कि एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए, और उसके बाद हम डीप नॉलेज पे जाएं। जी कई स्टूडेंट्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि लास्ट मोमेंट में हेल्प ले। तो ड्यूरिंग योर स्टडी एंड रिवीजन क्या आपने भी कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे? सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने अपने नोट्स उठाए, क्योंकि ड्यूरिंग उस टाइम पे सर ऐसा है कि पहले क्लासरूम नोट्स बनाने में ही टाइम लग जाता था, मेजर टाइम वहीं कंज्यूम होता था। शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको हर टेस्ट के सारे सवाल सॉल्व करने हैं, भले ही आप उस वक्त बना पाए नहीं बना पाए, घर आके सॉल्व करना है। तो मेजर टाइम वहां चला जाता था। आफ्टर द इन दिस सेशन मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैं उस चीज से फ्री हो गया था। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए जी, ये सर, कि मुझे 20-30 रजिस्टर्स खोलने ना पड़े। एक बुक बनाई कि ये फॉर्मूला है, और जैसे आप कह रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो अप्स एंड डाउन्स हुए उसको नोट करता था मैं उसी फॉर्मूले के साइड में कि चेक ये गड़बड़ हुई थी। और इसी लास्ट के महीने में तो वही नोट्स फॉलो होते हैं। यू डोंट हैव टाइम द एंटायर सिलेबस, जस्ट योर शॉर्ट नोट्स जो आपने एक्सपीरियंस किया है पूरे ये प्रिपरेशन के वक्त, वही है, और उससे आपको याद आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है कि क्या पढ़ा है, नोट्स में है, आपने थोड़ा फोकस से पढ़ा है, तो वो रिकलेक्ट हो जाता है एग्जाम में। बिल्कुल, एक्यूरेसी गेट एग्जाम में बहुत मैटर करती है। और आपका जो स्कोर आ रहा था विदाउट नॉर्मलाइजेशन 90 आ रहा था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 87.272, इट मीन्स यू हैव गुड एक्यूरेसी, क्योंकि आप 90 मार्क्स लेके आना। क्या आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, कुछ गलत हुए, या आपने अटेम्प्ट ही 91-92 था? एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे कि आपको बहुत सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इस साल मेरे सेशन में, आफ्टरनून सेशन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे रेलवे एंड थोड़े अलग टॉपिक्स के, जो एक्चुअली कभी आए नहीं, यू नो, गेट की हिस्ट्री में जो भी बुक्स में थे वो मिला नहीं। तो मैंने उनको साइडलाइन किया, एंड मैंने टोटल का अटेम्प्ट 94 का किया था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस और अदरवाइज एल्स मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एंड यस सर, नो बोथ वर 2 मार्क्स। यस सर। तो न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन थे क्या वो? यस सर, न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन थे। बेसिकली आई मेड अ फंबल, सब लोग करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है उस दिन। यस सर, बस एक्यूरेसी आप जो बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आप सबसे जल्दी क्या सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है। आपको अपना मतलब ऐसा भी है, 3 घंटे में आपको थकान भी होगी, मेंटल स्टेटस थोड़ा डिक्रीज भी होगा। यस सर, यस सर। तो अपना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बना के रखना है उस टाइम पे भी। तो मैंने भी वही किया, जो मुझे लग रहा था कि यार ये तो मैं सॉल्व कर दूंगा, भले 2 मार्क का हो, 1 मार्क का हो, सबसे पहले वो अटेम्प्ट किया जो मेरे को आता है। उससे एक सर एनर्जी मिलती है कि यार सही हो गया ये तो, अब अपन दूसरा कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सर कि सारे पुराने सवाल आए थे, कुछ नए ऐसे नए क्वेश्चंस भी आए थे, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे, जो मुझे आता था पहले करके, उसकी वजह से मैं दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया जो अदरवाइज लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि तो अपना वो इतनी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, और ये मैच्योरिटी तभी आएगी जब आप जितना हो सके अपना प्रैक्टिस करेंगे। गेट सिविल में देखा है हम लोगों ने कि जैसे सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, अगर इन 5 सेक्शंस को मिला दें
तो 60% क्वेश्चंस या मतलब 60 नंबर हो जाते हैं। तो आपकी क्या स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि कौन से एरियाज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या सारे सिलेबस को एक ही तरह एक जैसा पढ़ के जाना चाहिए? बेसिकली आपको वही टारगेट करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सवाल, सॉलिड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस और एसओएम से, क्योंकि उसके इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसी के होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो बहुत मैटर यस करता सर, है, वहाँ पे एक्यूरेसी लाना ज़रूरी है बहुत। फिर जैसे सॉइल मैकेनिक्स, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें थ्योरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने वहाँ की थ्योरी ग्रास्प कर ली तो क्वेश्चंस बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस से भी हो जाएगा। आपको बस वही जज करना है सर, जैसे कि जज करना यही पड़ता है कि कहाँ पर न्यूमेरिक सॉल्व करने की एक्यूरेसी चाहिए और कहाँ पर थ्योरी की ज़रूरत है। जी राइट। तो अब आपका जब जो नेक्स्ट एग्जाम है, अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो प्रीलिम्स में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेंस में आपका क्या अप्रोच क्या है, क्योंकि यस सर, मेंस अब नज़दीक है, 2-3 महीने बचे हुए हैं। सर प्रीलिम्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी आंसर कीज निकालते हैं, बहुत एम्बिग्यूटी भी होती है उसमें। बट आई एम यूपीएससी के आंसर में भी और जो कोचिंग के आंसर हैं उनमें भी काफी, उनमें भी पिछले साल भी जो कोचिंग ने डाला था मेरा स्कोर और जो एक्चुअल था उसमें भी बहुत डिफरेंस था। तो इस साल भी आई एम एक्चुअली यूपीएससी में इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई चैलेंज आंसर करके कोई प्रोविजन नहीं रखा। अब गेट एग्जाम में आप लोगों ने देखा है कि गेट में करीब सिविल के एक सेट में 6 क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने मॉडिफाई किए और एक में 4 क्वेश्चंस के आंसर मॉडिफाई किए, और किसी क्वेश्चन में उन्होंने 2 या 3 ऑप्शंस भी करेक्ट करे हैं। जी सर। तो ये फैसिलिटी गेट में होती है कि अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, स्टूडेंट्स चैलेंज करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी में इस तरह की कोई फैसिलिटी ना होने की वजह से स्टूडेंट चैलेंज नहीं कर पाते। सर थोड़ा हार्श तो होता है, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो ठीक है, अंडरस्टैंड करो, अब क्या कर सकते हो वो उस पर फोकस रखना ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस हैं, कि प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत स्कोर कम हो गया तो मेंस में आप उसको ओवरकम कर सकते हो, इंटरव्यू अच्छा कर सकते हो। मेंस तो पूरा टेक्निकल है, और टेक्निकल अच्छा है तो दैट कैन डेफिनेटली गिव यू एन एडवांटेज। डेफिनेटली सर। प्रखर, डू यू बिलीव इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? आपके आगे की क्या प्लानिंग है? बेसिकली आपकी विजन होनी चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है एट द एंड ऑफ द रोड, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग। तो मैं तो सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ही बिलीव करता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए अपने, वो एक चेन बनती जाएगी और अपने आप अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। मैं तो एक लैडर वाले स्टेप्स में बिलीव करता हूँ सर। एक लैडर चढ़ने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर प्लानिंग करनी है, फिर एग्जीक्यूशन करना है, फिर अल्टीमेटली बिल्डिंग ऐसी ही बनती है सर। या राइट। तो दिस वाज द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रेटजी। एक आपसे लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ जी। रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, नॉर्मली स्टूडेंट सोचा करते हैं कि ये बड़ा आसान है और आराम से हो जाएगा। आपका क्या एडवाइस है, क्योंकि ये हर साल 12 to 13 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 10 नंबर के रीजनिंग एप्टीट्यूड के, एंड गेट 23-24 मार्क्स इन गेट बिकम्स ए सब्सटेंशियल परसेंटेज। यस सर। तो आप क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि इन एरियाज को लाइटली लेना चाहिए या दे शुड फोकस ऑन इट? एक्चुअली यू शुडंट टेक इट लाइटली, बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर हमें ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू नो सर, जैसे लैप्लास इक्वेशन एंड फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है, ये सवाल हमें भी पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी फिर अब करना तो पड़ेगा ही। अगर आपको मार्क्स चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो यू हैव टू डू इट। तो जितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, जितना थ्योरी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर से डाउट पूछिए, नहीं बन रहा तो पूछिए। जनरली क्या होता है सर, लोग झिझकते हैं, मैंने देखा है, मैं भी क्योंकि पहले झिझकता था कि ये तो इलेक्ट्रिकल वालों से पूछते हैं, मैं क्यों करूँ। अगर आप नहीं करेंगे, जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन आया था मैथ्स का जो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आई कि यार मैं थोड़ा और कर सकता था, मैंने तो अपने आप को लिमिटेड कर लिया। लेकिन इसलिए आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि कहीं रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए, तो फिर एक्सेल करना मुश्किल हो जाता है उसमें। राइट। टेस्ट सीरीज का हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रिपरेशन में, और अभी कल जब आपको हम यहाँ बुला रहे थे तो आप बोल रहे थे मैं टेस्ट सीरीज नहीं मिस करना चाहता, और ये भोपाल सेंटर में आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना है। तो आपने पूरे टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के या गेट के टाइम पे, या
अब जो आप टेस्ट सीरीज में जितने सिंसियरनेस से आप लगे हुए हैं, तो क्या जी। यही डेडिकेशन लेवल आपने वहां पर भी मेंटेन करा? एक्चुअली करना पड़ता है क्योंकि अगर आप एक दिन भी मिस करेंगे अपनी प्रिपरेशन से तो बहुत बड़ा मतलब मेंटली बहुत बड़ा पुशबैक मिलता है, क्योंकि वो उतनी एनर्जी नहीं रहती, आपको लगे रहना है, कंटिन्यूसली लगे रहना पड़ता है। और टेस्ट तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको एक्यूरेसी चाहिए। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हर सवाल के लिए आपके पास 2.5 से 3 मिनट हैं, और हर क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट में हो नहीं सकता, क्योंकि आपको गोले भी भरने हैं, उसमें भी गलती नहीं करनी है। 150 क्वेश्चन है 3 घंटे में। और जितना आप लोग अगर देख रहे होंगे जो पैटर्न चल रहा है, डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। तो वही बात है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी टेस्ट मिस करना। और गेट के लिए सर तो ऐसा है कि मैंने तो फिक्स करके रखा था कि आप 54 सेट्स ऑफ पेपर्स हैं शुरुआत से लेके आखिर तक। तो मैंने उसी हिसाब से प्लान किया था कि मुझे 1 महीना है, आई हैव टू डू दिस 54 टेस्ट इन दिस ड्यूरेशन। और आखिरी का हफ्ता मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, एंड सुबह एक पेपर, शाम को एक पेपर। तो उससे मेरा पूरा कवरेज हो गया था सर। एक्चुअली पूरा 54 नहीं कर पाया था सर, क्योंकि सर और भी चीजें थी, मतलब मिनी गेट सीरीज जैसे मिनी CBT, उसमें भी एक पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है एक्चुअली। एनर्जी नहीं बचती पूरा। क्योंकि जो आपने CBT दिया, अब वही भोपाल सेंटर रहा होगा, तो CBT का एनवायरनमेंट कैसा था आपको, मेडिजी का जो वहाँ पर? लाइक बिल्कुल एक्चुअल गेट का जैसा एनवायरनमेंट था। तो उससे एक्चुअली सर बहुत हेल्प हुई क्योंकि लिमिटेड स्पेस एक ही रहता है। जनरली जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो एग्जाम में फिर आपको वैसा ही एनवायरनमेंट मिला। यस सर, अनकंफर्टेबल चेयर, मतलब एक्चुअली आई बिलीव इन सिमुलेटिंग दीस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, क्योंकि आप बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरे साथ मैं भी ये फेस कर चुका हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन होने वाले हैं। खराब टेबल, खराब चेयर, साइड से बैंड बाजा बज रहा है, ऐसे चीजें बहुत। यस सर, पावर कट हो गया। यस सर, पावर कट हो गया, क्योंकि शाम तक पेपर चलेगा 5 बजे तक, कहीं कहीं तो रोशनी चली जाती है 5 बजे, यू नो सर। मतलब ईस्टर्न या वेस्टर्न रीजन्स में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू फेस देम। तो आप अपने प्रैक्टिस होना घर में बैठ के। यस सर, या और खास करके ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका गेट फोरनून है तो फोरनून में कुछ टेस्ट बैठ के लिखो, कुछ आफ्टरनून है तो फिर आफ्टरनून में टेस्ट दो। वो टाइम सिमुलेट करना बहुत जरूरी है। जहां पे भी आप पेपर दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको रहना चाहिए। आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करनी चाहिए कि हाँ अपन को बैठना है, सीरियसली पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है। अपने प्रिपरेशन के वक्त आपको वैसा अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपको एक लाइन में अगर मेडी जी के बारे में कुछ बोलना हो तो आप क्या कहोगे? सर एक ही टैग लाइन बोलूंगा, एनीथिंग कैन बी मेड इजी। एनीथिंग कैन बी मेड इजी। एनीथिंग कैन बी मेड इजी। मेडी जी है तो मुमकिन है। राइट। तो ये थे मिस्टर प्रखर सिंह। इन्होंने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया। हालांकि मेरी इच्छा है कि एक बार फिर IAS के रिजल्ट के बाद इसी रैंक के साथ इसी सीट पे ही और बैठें और इनका मैं इंटरव्यू लूं, और उस दिन का हम लोग इंतज़ार करेंगे कि एक बार फिर IAS को टॉप करके वो यहाँ आएँ। तो ये थे प्रखर सिंह, मेडी जी भोपाल सेंटर से। एंड नाउ मेडी जी विल गिव यू दी पोस्ट गेट काउंसलिंग सेशंस। अगर आपका कोई इंटरव्यू कॉल है PSUs का, GD का, या कोई ऐसा इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू टेक एनी सपोर्ट, यू आर मोस्ट वेलकम। आने वाले सिविल सर्विसेज के लिए इफ़ यू वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट IAS दैन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल एज वेल एज जनरल स्टडीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, वेदर यू वांट एनी सपोर्ट फॉर IAS एग्जाम, गेट एग्जाम और पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज, प्लीज डोंट हेजिटेट, वी आर ईगर टू हेल्प यू, गाइड यू। सो थैंक you very much, Prakhar, and congratulations to your entire family, and I hope that you once again after the IAS result you will be here on this seat. Thank you sir. Thank you.